नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड में फिजिक्स फर्स्ट दैट इज़ थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स में यूनिट थर्ड को कंटिन्यू करते हुए तरंग फलन व स्पिन के आधार पर क्वांटम सांख्यिकी के वर्गीकरण से शुरुआत करते हैं। वी आर डूइंग द क्लासिफिकेशन ऑफ द क्वांटम स्टैटिक्स ऑन द बेसिस ऑफ वेव फंक्शन एंड स्पिन ऑफ द पार्टिकल्स। बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स होती है और दूसरी फर्मी डिराक स्टैटिक्स होती है। बोस आइंस्टीन में, जिसमें एसन बोस और आइंस्टीन ने मिलकर स्टैटिक्स डेवलप की, उसको हम बोस आइंस्टीन सांख्यिकी कहते हैं। और दो साइंटिस्ट फर्मी व डिराक ने मिलकर जो स्टैटिक्स डेवलप की उसको कहते हैं फर्मी डिराक स्टैटिक्स। कणों की स्पिन के आधार पर यदि इसको विभाजित करें तो जिस सांख्यिकी में कणों की स्पिन 0, 1, 2, 3 शून्य या पूर्णांक हो, 0 या इंटीग्रल हो, उसमें हम बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स काम में लेते हैं। इसी प्रकार यदि स्पिन हाफ, 3/2, 5/2 या ऑड हाफ इंटीग्रल हो तो इसे हम फर्मी डिराक स्टैटिक्स कहते हैं। बोस आइंस्टीन के लिए जो तरंग फलन होता है वो सममित होता है, अर्थात यदि कणों को हम परस्पर बदल भी दें तो कोई फर्क नहीं होता। साई एस को यदि मैं इंटरचेंज कर दे 1, 2 पार्टिकल को तो 2, 1 पार्टिकल में भी वही फलन प्राप्त होता है, दैट इज द सिमेट्रिक। सो सममित तरंग फलन जिसमें काम आता है वो बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स है, और फर्मी डिराक स्टैटिक्स में जो तरंग फलन काम में आता है वो प्रतिसम्मित होता है। अर्थात कणों का ऑर्डर यदि हम चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो यह माइनस के साथ में तरंग फलन बदल जाता है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स में पाउली अपवर्जन के नियम की पालना नहीं होता है, दैट इज़ नो वैलिड ऑफ द पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। जबकि फर्मी डिराक स्टैटिक्स में ये है पाउली अपवर्जन नियम की पालना करते हैं, जिसको हम अधिकतर केमिस्ट्री में पढ़ के आए हैं। सममित तरंग फलन के लिए जैसे एक उदाहरण से बताया है कि हमारे पास दो कण है और दो तरंग फलन है, तो साई एस सममित तरंग फलन, एस फॉर सिमेट्रिक, दैट इज द φ1 θ2 प्लस φ2 θ1, यानी इन दोनों को कणों को यदि 1 to 2 में चेंज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि प्रतिसम्मित में हम देखें φ1 θ2 माइनस φ2 θ1 है, तो यदि 1 को 2 से बदल दें तो ये उल्टा हो जाता है, माइनस में आ जाता है, इसलिए ये प्रतिसम्मित तरंग फलन कहलाता है। जो कण बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं उनको बोसोन कहते हैं, और जो फर्मी डिराक स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं उनको फर्मियंस कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि यहाँ पर दो कण है, देयर आर द टू पार्टिकल्स एंड द डिफरेंट सेल्स आर देयर, इक्वल एंड आइडेंटिकल है, और इसमें पाउली के अपवर्जन नियम की लागू नहीं होता। तो हम देखें कि ये दोनों कण अलग अलग बॉक्स में भी जा सकते हैं, दोनों एक में भी आ सकते हैं, पहले बॉक्स में भी आ सकते हैं, दोनों कण दूसरे बॉक्स में भी आ सकते हैं। मतलब इसमें वो पाउली अपवर्जन का नियम कि कौन सा कण कहाँ जाएगा इसका कोई रूल्स नहीं है कि सारे कण एक में आ सकते हैं, अलग अलग भी एक एक भी हो सकते हैं। इसी तरह से यदि फर्मियंस में देखें तो यहाँ पे इक्वल एंड आइडेंटिकल है, बट दे आर फॉलोइंग द पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, यानी स्पिन हाफ इसमें, दूसरे में स्पिन हाफ, तो आदि एक एक कण ही होगा, एक ही संभावना हो सकती है। एग्जाम्पल्स देखें, बोसोन के लिए फोटॉन्स होते हैं, फोनॉन हो सकते हैं, मेसॉन्स हो सकते हैं, हीलियम न्यूक्लियस हो सकते हैं जिसको हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। फर्मियंस में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस ए प्रॉपर्टीज, सॉरी, इक्वल ए प्रायर प्रोबेबिलिटी, समान पूर्व प्रायिकता। क्या परिभाषा इसकी देखते हैं। साम्य अवस्था की स्थिति में किसी निकाय के लिए सभी संभावित अवस्थाओं में होने की प्रायिकता समान होने को समान पूर्व प्रायिकता कहते हैं। यानी एट द इक्विलिब्रियम स्टेट कोई भी कण है उसमें अलग संभावना, कई सारी संभावना हो सकती है। सभी कणों की जो प्रोबेबिलिटी है, सभी बॉक्सेस में जो प्रोबेबिलिटी है, अवस्थाओं की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोसीजर होने से पूर्व सब में प्रोबेबिलिटी समान है। जिस प्रकार यदि मान लो कोई इलेक्शन होता है तो हम मान के चलते हैं कि सारे के सारे
जो कैंडिडेट्स खड़े हुए वो सब जीत सकते हैं, कोई भी जीत सकता है इसमें से। ये हम देखें कि स्टूडेंट एग्ज़ाम में अपियर हो सकता है, अपियर होने से पहले सब प्रोबेबिलिटी सबको बराबर दे रखी है कि सभी टॉपर हो सकते हैं, अर्थात ये समान पूर्व प्रायिकता है। कार्यक्रम होने से पहले जो प्रोबेबिलिटी है वो सबके लिए समान होती है। इसी को हम दूसरे तरह से टेक्निकल भाषा में इक्वल प्रायर प्रोबेबिलिटी कहते हैं। दूसरी परिभाषा, साम्य अवस्था में किसी स्थूल अवस्था के संगत सब सूक्ष्म अवस्थाओं समान रूप से संभव है। यानी जो स्थूल अवस्था के संगत जितने भी पॉसिबल जो माइक्रोस्टेट हो सकती है वो सब समान रूप से हो सकती है, सबके लिए समान अवसर है, समान संभावना है। इसे ही हम समान पूर्व प्रायिकता कहते हैं। इसका जो उपयोग करते हैं वो है एक ही आइगन मान से संबंधित एक या एक से अधिक आइगन फलन संभव है। इन आइगन मानों की संख्या को अपभ्रष्टता की कोटि डिग्री ऑफ डीजेनरेसी कहते हैं। जैसे एक ऊर्जा स्तर से संबंधित मानो 4 ऊर्जा आइगन फलन संभव है तो इसकी डिग्री ऑफ डीजेनरेसी 4 हो जाती है। यानी उस एक ऊर्जा से कितने हो सकते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल से समझें कि किसी रिजल्ट में, एग्ज़ाम के रिजल्ट में 80% वाले बच्चे मान लो 10 आ सकते हैं, तो 80% से जो 10 बच्चे हैं तो इसकी जो डिग्री ऑफ डीजेनरेसी है 80% की वो 10 होगी। यानी सब 10 बच्चों की एक ही परसेंटेज होगी। इसी प्रकार इन सब आइगन फलनों की जो आइगन मान है वो एक ही होता है। माना कि ऊर्जा आइगन EI के लिए अपभ्रष्टता GI है, यानी EI के लिए जो संभव आइगन मान फलन हो सकते हैं वो GI है। तो समान पूर्व प्रायिकता की परिकल्पना से ऊर्जा स्तर EI में स्थित होने की प्रायिकता GI गुणा हो सकती है। यानी EI एक ही ऊर्जा अलग अलग स्टेट्स में हो सकती है, पहले ऊर्जा स्तर में हो सकती है, दूसरे में हो सकती है, इस तरह से GI ऊर्जा स्तर तक हो सकती है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो GI गुणा बढ़ जाती है। GI को इस कारण आइगन अवस्था का सांख्यिकीय भार, स्टैटिकल वेट या पूर्व प्रायिकता भी कहते हैं। ये इसका दूसरा नाम है जिसको हम स्टैटिकल वेट भी कहते हैं। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशंस, हम अलग अलग स्टैटिक्स को डिस्कस करते हैं क्वांटम स्टैटिक्स में से। पहला जो पार्ट है वो बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बोस-आइंस्टाइन सांख्यिकी एवं वितरण नियम। इंडियन साइंटिस्ट SN बोस ने 1924 में सममित तरंग वाले सर्वसम आइडेंटिकल अविभेद्य इंडिस्टिंक्शनेबल और स्पिन जिनकी 0, 1, 2 पूर्णांक होती है, 0 होती है वाले कणों के लिए तथा प्लांक विकिरण नियम को समझाने के लिए जिस सांख्यिकी का आविष्कार किया उसको हम बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स कहते हैं। इसमें साइंटिस्ट आइंस्टीन ने इस थ्योरी को जनरलाइजेशन किया, व्यापकीकरण किया, सभी कणों के लिए अप्लाई करने की प्रयास किया, इसलिए इसको बोस-आइंस्टाइन सांख्यिकी के नाम से जा सकते हैं। इसके जो मुख्य गुण होते हैं वो है कण सर्वसम व अभेद्य होते हैं। दूसरा, ये पाउली के अपवर्जन नियम की पालना नहीं करते हैं। तीसरा, कणों का चक्रण स्पिन 0 या पूर्णांक होता है। चौथा, कणों के संगत तरंग फलन सममित होते हैं, जिसे हम पहले डिस्कस करके आए। नंबर 5, समस्त क्वांटम संख्याओं में कणों के पाए जाने की प्रायिकता समान होती है। देयर इज नो फिक्सेशन ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए सेल, कितने कण कहीं से भी हो सकते हैं। इस प्रकार के गुणों वाले कणों को बोसोन कहते हैं। एग्जाम्पल प्रोटॉन्स, पोनॉन, हीलियम न्यूक्लियस, मेसॉन्स। नाउ वी स्विच ओवर टू द बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, कि बोस-आइंस्टाइन का वितरण नियम किस प्रकार का है, किस तरह से उन कणों को वितरित कर सकते हैं डिफरेंट सेल्स में, उसके बारे में जो वर्णन कर रहे हैं। माना कि n अविभेद्य सर्वसम कणों को क्वांटम समूह में विभाजित करना है। इसमें हमने जो ऊर्जा स्तर काम में लिए हैं वो E1, E2, En आदि ऊर्जा स्तर होते हैं। इनके संगत कणों की संख्या N1, N2, Nn है तथा कला कोष्ठिकाओं की संख्या नंबर ऑफ सेल्स G1, G2, Gn है। अर्थात इनमें जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है वो G1, G2, Gi है। उनमें हम इन कणों की, इन ऊर्जा कणों वाले कणों को वहाँ रखना चाहते हैं। यानी हमारे पास में 3 वेरिएबल है, एक n है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है,
दूसरा नंबर ऑफ सेल्स है, GI है, G1 से GN तक है। और तीसरा हम कहते हैं डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है। I में समूह में संबंधित कोशिकाओं की संख्या GI है, यानी इसमें जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है वो GI है। तो इसमें NI कणों का वितरण करना है। क्योंकि बोयस-आइंस्टीन थ्योरी है, इसमें पाउली अपवर्जन का नियम लागू नहीं होता, अतः कला कोशिकाओं में कणों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। जैसे एक उदाहरण से समझे कि हमारे पास में जो कणों के क्रमांक है वो मान लो ABC इस तरह से है। हालांकि ये सब सर्वसम है, हमने एक समझाने के तरीके से रखा है, नहीं तो डॉट्स लगाने होते हैं। और कोशिकाओं की संख्या क्रम मान लो 1 2 3 है। तो हमने जैसे एक उदाहरण लिया कि पहली कोशिका में एक कण जाता है मान लो, दूसरी कोशिका में 3 कण BCD जाते हैं, तीसरी कोशिका खाली ही रह जाती है, चौथी कोशिका में EF आते हैं। इस तरह से और भी आगे कोशिकाएं हो सकती है। हमने ऑर्डर नंबर डाल रखे हैं और इनके आगे कणों की संख्या को लिख सकता है, कणों कौन कौन से कण कहाँ कहाँ जाते हैं। यदि इसको हम रीअरेंज करें, दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं कि इस तरह से भी हो सकता है कि तीसरा खाली रहे, पहले में 2 कण आ जाए AB, चौथे में EF आ जाए और दूसरे में BCD आ जाए। इस तरह से किसी भी तरह से किसी भी ऑर्डर में इसको रीअरेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कणों के रखने की कोई प्रतिबंध नहीं है। तो प्रथम कोशिका में 1 2 3 या 2 में कुछ भी हो सकते हैं, तीसरे में कुछ, इस प्रकार GI कण हो सकते हैं के अनुरूप प्रारंभ हो सकते हैं। प्रत्येक ऑर्डर में शेष जो कण होंगे वो होते हैं GI + NI - 1। अंक व अक्षर किसी भी क्रम में व्यवस्थित किए जा सकते हैं। GI हमारे लिए यहाँ पर एक तरह से कोशिकाओं की संख्या 1 2 3 नंबर है और NI हमें ABCD के नाम से दे रखे हैं। तो ये इस तरह से किसी भी तरह से अरेंज किए जा सकते हैं। तो इनकी जो टोटल नंबर्स हो सकते हैं उसके लिए हम जानते हैं कि X वस्तुओं को एक अनुक्रम में व्यवस्थित करने के लिए विभिन्न विधियों की संख्या फैक्टोरियल X हो सकती है। अतः उन अनुक्रमांकों की संख्या नंबर ऑफ ऑर्डर्स जिनसे इन कणों को व्यवस्थित कर सकते हैं वो है GI × GI + NI - 1 फैक्टोरियल। अतः ब्लॉक्स या सेल्स को हम परस्पर बदल भी सकते हैं। नंबर ऑफ ब्लॉक्स GI फैक्टोरियल हो सकते हैं, आपस में इंटरचेंज करने तो इनकी जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है GI फैक्टोरियल हो सकते हैं। इसी प्रकार हम कणों को भी हम बदल सकते हैं आपस में, क्योंकि सर्वसम है तो वो भी NI फैक्टोरियल हो सकते हैं। सो ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो टोटल पॉसिबिलिटीज़ है उसमें एक स्थूल अवस्था को एक से अधिक बार गणना ना हो जाए, इसलिए हम GI फैक्टोरियल से भाग देते हैं। एक कण को हम बार बार ना रिपीट करते हैं, परस्पर को बार बार ना आए, इसलिए हम NI फैक्टोरियल से भी भागते हैं। इन सब का समावेश करने पर आयवीय कोशिका में सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, जिसको हम ऊष्मागतिक प्रायिकता कहते हैं, WI = टोटल पॉसिबिलिटीज़ GI × GI + NI - 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो इंटरचेंज हो सकते हैं उनकी पॉसिबिलिटीज़ GI फैक्टोरियल NI फैक्टोरियल्स। बट वी नो दैट GI फैक्टोरियल = GI × GI - 1 फैक्टोरियल। सो इसको रीअरेंज करने पे हमें प्राप्त होता है WI = GI + NI - 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय GI - 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय NI फैक्टोरियल्स। एक उदाहरण से समझें इसको कि हमारे पास 4 सेल्स हैं, 4 कोशिकाएं हैं और इसमें 4 कला बिंदुओं को हम इन I में और G व्यवस्था के अरेंज उनको व्यवस्थित करना है हमें। कि हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ है, पहले I में सेल में, दूसरी J में सेल में। शुरुआत करते हैं कि जैसे इसमें 4 बॉक्स है तो NI3, इसका मतलब हम 3 कण इसमें डाल सकते हैं। तो हमने देखा है कि पहले जो ऊपर से नीचे तक है, पहले इस बॉक्स में, पहले वाले बॉक्स में 3 है, दूसरे में 3 है, चौथे में 3 है। इस तरह से 3 कणों को हमने व्यवस्थित किया। दूसरी अवस्था ली हमने कि एक में 2 कण है, दूसरे में 1 है। तो ये 2 कणों को तो हमने फिक्स रखा इस कॉर्नर पे लेफ्ट अपर में, और राइट हैंड साइड वाले को चेंज करते हैं तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तीसरे केस में हमने लिखा कि जो 2 कणों का जो ग्रुप बनाया हमने वो राइट में अपर हो गया, जो एक कण बचता है उसको नीचे ऊपर तक कैसे भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से तीसरी स्थिति जो प्राप्त होती है कि इन 2 कणों को हमने राइट में नीचे की तरफ जो बॉक्स है उसमें 2 कण दिए, बाकी एक कैसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज है
कि लेफ्ट में बॉटम के साइड में जो दो बॉक्स है उसमें दो दो कण डाल दिए, बाकी में एक कर दिया है। और भी संभावना है कि तीनों में एक एक, क्योंकि यहाँ पे 3 कण है तो हमने तीनों को अलग अलग कर दिया। वी आर दिस इज नॉट वैलिडेशन ऑफ द पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, तो हमें एक बॉक्स खाली जाएगा, दूसरे में दूसरा जाएगा, तीसरा चौथा, 4 पॉसिबिलिटीज़ की। तो टोटल जो पॉसिबिलिटीज़ है इन 4 बॉक्स में इस अवस्था में 3 कणों को रखने की, वो 20 इनको काउंट करें तो 20 हो सकती है। इसका मतलब उष्मागतिक प्रायिकता थर्मोडायनेमिक स्टैटिकल वेट जो आता है इसमें WI = 20 हो सकता है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखें कि जे में मान लो हम एक ही कण डालना चाहते हैं, NJ = 1 है, तो ये एक कण किसी भी बॉक्स में हो सकता है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। तो इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, इसका जो स्टैटिकल वेट है वो 4 हो सकता है। ये हमने डिफरेंट एक प्रैक्टिकल करके देखा कि अलग अलग बॉक्सेस में इस तरह से रख सकते हैं। नाउ वी चेक और फार्मूला दैट वी हैव टू डिराइव्ड, वो सूत्र की सहायता से देखें। स्टैटिकल वेट फॉर द फर्स्ट कंडीशन WI, तो हमारे पास में GI 4 बॉक्स है, NI कण हमने इसमें जो डालना है वो 3 है, तो हमने जो लिखा GI + NI - 1 फैक्टोरियल 1 का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दी GI - 1 का फैक्टोरियल NI फैक्टोरियल्स। तो पहली अवस्था में GI = 4 है, NI = 3 है। फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं, 4 + 3 - 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 - 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। सो दिस इज 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। कैलकुलेशन करके देखें तो 20 आता है। वही सेम रिजल्ट जो प्राप्त होता है जिसमें हमने प्रैक्टिकल करके देखा है कि एक एक बॉक्स में कितने कण डाल सकते हैं और कितनी अवस्थाएं हो सकती है, कितने तरीके हो सकते हैं। यानी उष्मागतिक भार इसका थर्मोडायनेमिकल या स्टैटिकल वेट जो आता है वो इस तरह से प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट कंडीशंस में जिसमें हम एक ही कण हमारे पास में NJ = 1 है, GI = 4 है, अगेन वो 4 बॉक्स है, उसमें एक कण को डालना है। फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया हमने, WJ = 4 + 1 - 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 - 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। सो दिस इज कैलकुलेशन करें तो 4 आती है। अर्थात एक एक कण यदि हम डालना चाहें तो 4 बॉक्स में 4 डाल सकते हैं। सो दिस इज द सेम रिजल्ट एज वी हैव प्रेडिक्टेड इन द बॉक्स मेथड्स।